आज का जो वीडियो है वो पहले पार्ट का लास्ट वीडियो है। जो सवाल बताएंगे उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उस चीज़ को मैंने पहले ही लिख दिया है। और देखिए क्या मैंने लिखा है, इसके बारे में मैंने बताया भी है, पहले वाले वीडियो में बताया है। इसलिए पहला वाला वीडियो देखिएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा देखिएगा, तभी आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर ज़रूरी बात क्या है, हमने लिखा है सहअभाज्य संख्याएं। इनकी हमें ज़रूरत है, जो सवाल लगाना है हमें, ठीक है, उनमें ज़रूरत पड़ेगी। क्या लिखा है, सहअभाज्य संख्याएं ये होती क्या है? ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा यानी कि HCF केवल एक होता है, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिन दो संख्याओं का मासा केवल एक हो, एक के अलावा कोई भी संख्या ना आए, तो उन दोनों संख्याओं को कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। जैसे कोई दो संख्या लेते हैं, जैसे ये ले लीजिए 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। ये देखिए दो संख्या है, अगर हम इन दोनों संख्याओं का मासा निकालें तो केवल एक आएगा। और मासा लासा निकालने का तरीका अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला जाता है, मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मैं दिखाता हूं लगा के। देखिए, जिन दो संख्याओं का मासा या लासा निकालना होता है, पहले हम उनका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो पहली संख्या 5 है, तो 5 का गुणनखंड होता है 5 गुणे 1, ठीक है। और 7 है तो 7 का गुणनखंड होता है 7 गुणे 1। और हमने आपको मासा निकालना बताया था। मासा कैसे निकालते हैं? जो दोनों के गुणनखंड में कॉमन हो। कॉमन है 1, इसलिए 5 और 7 का मासा कितना आएगा? 1। इसका मतलब ये है कि जो 5 है और 7 है, इन दोनों संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका मासा 1 है। ऐसे और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 4 ले लीजिए और ले लीजिए 11। देखिए ये हमने ले लिया, इन दोनों संख्याओं का मासा निकालिए और देखिए 1 आएगा, तभी ये दोनों क्या हो जाएंगे? सहअभाज्य संख्याएं। तो निकालते हैं मासा। तो ये लिखे है 4, 4 का गुणनखंड करते हैं। 4, देखिए 4 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2, ठीक है। और 11 का गुणनखंड होगा 11 गुणे 1। अब ध्यान दीजिएगा, जिसका गुणनखंड नहीं होता है उसको पहले वही संख्या लिखते हैं, फिर गुणे में 1 लिख लेते हैं। जिसका गुणनखंड हो जाता है तो पहले गुणनखंड लिखते हैं, ठीक। और उसके बाद लास्ट में 1 भी लिखते हैं जब इनकी जरूरत पड़ती है। तो अब हम देख रहे हैं कि 4 के गुणनखंड में और 1 के गुणनखंड में केवल 1 ही कॉमन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 और 11 का मासा कितना आएगा? 1। इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 11 ये दोनों क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसको याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। आने वाला जो सवाल है तभी आप समझ पाएंगे जब आप इसको समझेंगे, ठीक है। हमारे पास एक प्रमेय है जिसकी हमें ज़रूरत है। आने वाला जो सवाल है उसमें इस प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी, बिना इस प्रमेय के सवाल नहीं आएगा, इसलिए इस प्रमेय को हमें समझना जरूरी है। प्रमेय में क्या लिखा है? लिखा है, मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए इसमें लिखा है P और a, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में कम आएगा। हम लोग कोई संख्या मान लेते हैं, ठीक है। चलो मानते हैं, माना a बराबर कोई मान लीजिए अपनी तरफ से, ठीक है। और मान लीजिए कि a बराबर है 9, ठीक है, तथा P बराबर है 3, ठीक है। A जो है कोई भी मान अपनी तरफ से मान लीजिए, और P मान जो मानना है वो अभाज्य संख्या ही माननी है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? a² बराबर, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 81। अब आपको दो बातें समझनी है, ध्यान दीजिए। पहली बात यह है कि इसमें जरा देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि P a² को विभाजित करती है। विभाजित करना का मतलब होता है काटना। ये जो P है ना, वो a² को विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या है कि a² बटे P। इसका मतलब ये है कि a² में P से भाग दे रहे हैं,
ठीक है, और देखते हैं कटता है कि नहीं। तो ए स्क्वायर का मान हमने माना है कितना, 81 है, और पी का मान कितना है, 3 है। ठीक, तो ये ए स्क्वायर वाला मान 81 है, पी का मान 3 है। अगर हम 3 से इसको काटते हैं तो कितना आएगा, 27। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पी से ए स्क्वायर वाले मान में, पी कोई मान है, ए स्क्वायर कोई मान है, अगर पी से ए स्क्वायर में हम भाग दे रहे हैं तो कट जा रहा है कि नहीं। यही चीज लिखा है कि यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम p से a स्क्वायर में भाग दे रहे हैं और जो भी मान आ रहा है वो पूरे तरह से कट जा रहा है, तो अगर हम p से a स्क्वायर नहीं बल्कि a में भाग करें, a में p से भाग करें, ठीक है, तो जैसे a स्क्वायर में p से भाग करने से ये पूरी तरह से कट जा रहा है, ठीक वैसे a में p से भाग करने से इसका जो भी मान आएगा वो भी पूरी तरह से कट जाएगा। कैसे, a का मान हमने माना है 9 और p का मान हमने माना है 3, तो ये भी कट जाएगा और कितना आएगा, 3। अब फिर से मैं समझा दे रहा हूं क्या मतलब है इसका। मतलब ये है कि अगर p से a स्क्वायर में भाग करें और कट जाए तो p से अगर a में भाग करेंगे तो कट जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, अगर p से a स्क्वायर में भाग करेंगे, कट जा रहा है पूरी तरह से, तो p से अगर हम a में भाग करें तब भी कट जाना चाहिए और कटना ही चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तभी यह प्रमेय होगा। ठीक है, इसको जरा, इस जो मैंने अभी बताया इसको जरा वीडियो को पीछे करके आप फिर से देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब क्या है कि अगर ए स्क्वायर कोई संख्या है उसमें पी से भाग कर रहे हैं, कट जा रहा है, तो बिना स्क्वायर में भी हम भाग करेंगे तो वो भी पूरी तरह से कट जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो अभी मैंने शुरुआत में बताया था सहआभास संख्याएं, उसको आप जरा फिर से देख लीजिएगा, जरूरी चीज़ है। और ठीक अभी मैंने प्रमेय बताया, तो सहआभास संख्याएं और प्रमेय ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पीछे भी मैंने बताया। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है और ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, बस हो सकता है कि यही सवाल ना आए तो इसी की तरह कोई और आ जाएगा। तो अगर आप इसको समझ लिए तो आने वाला जो सवाल है उसको भी आप आसानी से कर लेंगे। एक सवाल में जो मैंने लिखा है, सवाल भी लिखा है मैंने, उसका उत्तर भी पूरा लिख डाला है, पूरा बढ़िया से छाप दिया है। तो जो चीज़ें पहले सवाल में लिखना है वही दूसरे में भी लिखना है, वही तीसरे में भी लिखना है, बस सेम टू सेम लिखना है। अगर कुछ बदलेगा तो केवल संख्या बदलेगा। जैसे ये देखिए लिखा है सवाल में, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी हमें सिद्ध करना है। जब भी जो चीज़ हमें पता होता है हमें सिद्ध करना होता है, ठीक है, तो हम यहाँ उल्टी चीज़ उसको मान लेते हैं, ऐसे सवाल में उल्टा मानते हैं। तो क्या करते हैं कि √2 अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। और आपको पता है कि जो परिमेय संख्या होती है उसे हम बटे के रूप में लिखते हैं। कैसे, बटे के, जैसे कुछ लोग कहते हैं p/q के रूप में, वैसे ही हमने यहाँ a/b के रूप में लिखा है। ठीक है, इससे घबराइएगा नहीं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो बटे वाली संख्या होती है ना, वो दोनों सहअभाज्य संख्याएं होती हैं और हमेशा ऊपर और नीचे जो अंश हर में लिखा होता है इनका मासा 1 होता है। मैंने अभी पीछे बताया था सहअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। ठीक है, मासा 1 क्यों होता है, क्योंकि वो दोनों संख्याएं 1 से ही कटेंगी। ठीक है, किसी और से नहीं कटनी चाहिए। अगर दोनों संख्याएं किसी और से कट रही हैं तो वो सहभाज्य नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। तो क्या करते हैं, √2, देखिए क्या लिखा है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर √2 को परिमेय संख्या मान लिया तो इसे हम a/b के रूप में लिखेंगे। a और b क्या है, a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। बार बार कह रहे हैं, इसको याद रखिएगा। a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, जिनका मासा 1 होता है, वो 1 से ही कटती हैं, किसी और से नहीं कटती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यही मेन चीज है, यही लाइन मेन चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही लाइन है। अब फिर हमने क्या किया है, जब हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 बराबर a/b लिख दिया है। ठीक है, अब क्या किया है, दोनों पक्षों का वर्ग करो। ये जो भी चीज लिखा गया है दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा और a/b का वर्ग करेंगे तो a²/b² आएगा। अब b² भाग में है, बटे में है, तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा b² 2 में गुणा हो गया तो 2b² बराबर a²। हमने मान लिया इसको समीकरण 1।
अब यहां पर आपको थोड़ी समझने वाली चीज है। समझने वाली चीज क्या है, देखिए ध्यान से, यहां दो गुणे में है, देखिए यहां क्या है, दो गुणे में है, तो दो गुणे में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। तो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 से हम ए स्क्वायर में भाग कर रहे हैं। ठीक है, बटे माने होता है भाग, तो ए स्क्वायर बटे 2 का मतलब क्या होता है, 2 से ए स्क्वायर में भाग कर रहे हैं, और भाग करने का मतलब हमें काटना है। ठीक, तो ए स्क्वायर कोई मान होगा, कट उठ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां पर कि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। जैसे कि मैंने अभी पीछे प्रमेय में बताया था कि अगर ए स्क्वायर बटे 2 है तो इसका मतलब ए स्क्वायर को 2 काट रहा है। तो यहां क्या लिखा है, 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। और प्रमेय में क्या लिखा था, अगर स्क्वायर वाले को ये संख्या विभाजित करेगी तो बिना स्क्वायर वाले को भी विभाजित करेगी। तो वही चीज यहां लिखा है कि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 ए को भी विभाजित करेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब जब हमें पता हो गया कि जो ए स्क्वायर है ये 2 से कटेगा तो ए भी 2 से कट जाएगा, यानी कि ए बटे 2 भी ये क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, कोई मान होगा जो कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 से ए तभी कटेगा जब 2 के मान में 2 होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो मान है यहाँ पर 2 है, तभी ये 2 से 2 कट जा रहा है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, तो जब हमें पता हो गया कि ए के अंदर 2 है तभी तो ये कट जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, तब हम ए बराबर कोई मान ऐसे मान लेंगे। तो ए बराबर हमने 2m मान लिया। ठीक है, m क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो मान हमने माना है इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, a की जगह रखेंगे 2m। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता हो गया कि a के मान में 2 है, तभी तो 2 से भाग करने से कट जा रहा है ए स्क्वायर। अब देखिए, तो ये मान उठा के समीकरण 1 में रखो, तो ये हो गया 2b स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2b स्क्वायर यही हमने लिखा है। उसके बाद ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर देखो, ए का मान 2m रख दो इसी में, तो हो जाएगा 4m स्क्वायर। ठीक है, अब 2 से इसको ऐसे काटोगे तो यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचेगा, तो 2 लिख दिया, तो बी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब क्या है, यही 2m स्क्वायर हमने इधर लिखा है, बी उस साइड लिखा है, तो 2m स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये देखिए हमने लिखा है। अब आगे क्या करना है, इसका मतलब क्या है, तो जैसे हमने ऊपर किया वैसे यहाँ b गुणे में इधर गया भाग में, तो m स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर बटे 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि b स्क्वायर 2 से कट रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको कि b, देखो 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, और अगर 2 b स्क्वायर को विभाजित करेगा माने काटेगा, तो 2 b को भी काटेगा। ठीक है, तो अब देखो यही चीज आगे है मेन। अब क्या करना है कि अतः ए तथा बी में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 से ए भी कट जा रहा है, 2 से बी भी कट जा रहा है, इसका मतलब ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो चीज दोनों में हो। ठीक है, ए 2 से तभी कटेगा जब ए के अंदर 2 होगा, बी 2 से तभी कटेगा जब बी के अंदर 2 होगा। इसका मतलब क्या है कि ए और बी के दोनों के अंदर 2 संख्या है, इसीलिए तो अतः ए तथा बी में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। कौन से तथ्य का विरोधाभास, माने उल्टा। ठीक है, जो यहाँ चीज लिखा है, देखिए ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 2, जो कि ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, और सह अभाज्य संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक, तो यहाँ हमने यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब यहाँ गलत चीज हो रहा है। तो वही चीज लिखा है कि ए तथा बी में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए तथा बी में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह हमने कहा है कि सह अभाज्य है ए और बी, इसका मतलब 1 के अतिरिक्त, 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमने ये सब 3-5 किया है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं बल्कि 2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ हमने माना है उसका यहाँ उल्टा मिल रहा है, विरोधाभास मतलब उल्टा मिल रहा है। ठीक है, तो आगे क्या कहेंगे। ठीक है, तो यह विरोधाभास हमें इस कारण से प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी।
शुरुआत में देखो ये गलत चीज हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि शुरुआत में ही हमने गलत माना है। गलत क्यों माना है, हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी हमने मान लिया है कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब हम शुरू में ही गलत मानेंगे तो जब सवाल को हल करेंगे तो हमें गलत ही मिलेगा। तो यही चीज लिखा है कि यह विरोधाभास माने ये उल्टा पुल्टा जो चीज मिल रहा है हमें इस कारण से मिल रहा है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण माने गलत तरीके से कल्पना कर ली थी। कल्पना माने मान लिया था, हमने शुरुआत में गलत तरीके से माना था। ठीक है, तो जब हम गलत तरीके से मानेंगे तो हमें गलत आंसर मिलेगा ना। तो इसलिए तो क्या लिखेंगे कि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत तरीके से मान लिया था। ठीक है, तो जब गलत तरीके से मानेंगे तो गलत तरीका आएगा, गलत चीजें आएंगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि √2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको आप जरा फिर से समझिएगा। अब अगर ऐसे ही सवाल कोई दूसरा आ जाता है तो क्या करना है, जहां पर यहां 2 है वहीं पर वो संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि सवाल हो गया कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहां जहां 2 है वहां 3 हो जाएगा। कैसे, तो यहां क्या कर देंगे, माना यही हो जाएगा 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √3 बराबर a/b, तथा जहां a और b सहबा संख्या है वही चीज लिखना है, सेम टू सेम। फिर कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इधर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है, और इधर a²/b² हो जाएगा। अब फिर b² के इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 की बजाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे अब यहां जहां 2 है वहां क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां भी जो 2 है यहां 3 हो जाएगा, यहां जो 2 है यहां 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां देखिए 2 है तो यहां 3 हो जाएगा, और यहां 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। जब यहां मान रखेंगे a बराबर 3m तो 9m² हो जाएगा। तो फिर यहां क्या हो जाएगा, 3 त्रिक कैसे कटेगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा क्या, 3। कुल मिला के जहां जहां 2 है वहीं वहीं कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे यहां पर यहां कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहां भी 3 हो जाएगा, यहां भी 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहां 3 हो जाएगा, और यहां भी 3 हो जाएगा। देख रहे हैं पूरा, फिर जैसे 2 के लिए है वैसे 3 के लिए है, वैसे ही 5 के लिए है, 6 के लिए है, 7 के लिए है, 8 के लिए है। ऐसे सब सेम टू सेम करना है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से सवाल आते हैं जिसमें केवल एक ही मान रहता है, एक में कुछ ऐसे मान होते हैं जो जोड़ घटा गुणा भाग की तरह होते हैं। ठीक है, मैं उस सवाल को भी आपको बता दे रहा हूं। आगे है हमारा अगला सवाल, और ऐसे सवाल में ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है और ज़्यादा लिखना भी नहीं होता है, कि जैसा कि मैंने अभी पीछे वाले सवाल में लिखा था। ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं। इसमें क्या है देखिए, लिखा है सिद्ध कीजिए कि 5 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो काम शुरुआत में अभी पीछे वाले सवाल में किए थे, शुरुआत में वही चीज यहां भी करना होगा। ठीक है, लेकिन वहां जितना लिखे थे यहां उतना लिखना नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा मैं आपको एक तरफ से बताता हूं, यहां लिख के मैं बताऊंगा इसमें कि आपको क्या क्या लिखना है। तो क्या करना है, अगर इसे हमें पता है कि अंडर रूट वाली चीज है, ये अपरिमेय संख्या है, फिर भी हम इसे क्या मानेंगे, अपरिमेय है लेकिन हम मानेंगे परिमेय। तो कैसे लिखते हैं, यहां लिखेंगे माना 5 + 2 √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया। तो जब हमने परिमेय संख्या मान लिया तो आपको पता है कैसे लिखते हैं, तो 5 + 2 √3, तो क्या लिखेंगे a/b, क्यों, क्योंकि हमने इसको मान लिया परिमेय, और परिमेय संख्या a/b के रूप में या p/q के रूप में लिखा जाता है। और यहाँ a और b क्या है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा जहां a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं।
ये आपको लिखना पड़ेगा ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और जब कहीं अगर लिख दिया कि सहअभाज्य संख्याएं हैं तो ये दिमाग में आप फिट कर लीजिए कि सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1, याद रखिएगा। ठीक है, अब जब हमने ऐसे लिख दिया, अब क्या करना है, ऐसे ढेर सारे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो जब आप ऐसे लिख देंगे, चाहे कोई भी सवाल होगा, अब जब आप ऐसे लिख देंगे तो क्या करना होगा, अंडर रूट जहां भी है, जहां भी अंडर रूट दिखे उसको अकेले करना है, बाकी सबको दूसरी तरफ कर देना है। फिर से, जहां भी ऐसी चीजें मिलती हैं तो जो अंडर रूट वाली चीज होती है उसको अकेले करना है, बाकी सबको दूसरी साइड करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से, 5 प्लस में उधर गया माइनस में, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा a बटे b, 5 प्लस में इधर गया माइनस में 5 हो गया। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, हमने क्या कहा, अंडर रूट को अकेले करना है, तो अंडर रूट 3 है और साथ में 2 है, तो 2 गुणे में इधर गया भाग में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक काम कीजिए पहले थोड़ा इसको और सरल कर लीजिए। तो ये 2 अंडर रूट 3 है बराबर, इसका लासा लीजिए तो b का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा a माइनस 5b बटे b, ऐसे हो जाएगा। अब 2 गुणे में इधर गया भाग में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बराबर a माइनस 5b बटे b है ना, तो 2 गुणे में इधर गया भाग माने नीचे यहाँ 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपको पता है कि अंडर रूट वाली जो संख्या होती है ये अपरिमेय संख्या है, और ये जो संख्याएं लिखी गई हैं इतना, ये जो संख्या लिखी गई है इसमें कहीं अंडर रूट लिखा गया है नहीं, ये अंडर रूट नहीं लिखा गया है। इसका मतलब ये जो संख्या है बिना अंडर रूट वाली संख्या, ये परिमेय संख्या है। और ये जो संख्या है ये सबको पता है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, बराबर, ध्यान दीजिए। तो हम जानते हैं अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, ये पूरा परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ अंडर रूट नहीं है, और कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। फिर से, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो हम यहीं बस एक लाइन लिख देना है कि चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसीलिए 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना लिखना है, बाकी और कुछ नहीं लिखना है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या लिखना है, यहां लिखना है चूंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है। अतः अंडर रूट 3 तथा a माइनस 5b बटे 2b दोनों बराबर नहीं होंगे। समझ में आया, ये क्या हमने लिखा है, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसलिए जो अंडर रूट 3 है और ये जो मान है ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। बराबर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, इसलिए बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब बराबर ये क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, यह तथ्य हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना का परिणाम है। क्या मतलब है इसका,
क्या मतलब है इसका जो हमने लिखा है, यह तथ्य हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना का परिणाम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये अपरमेय है, ये परमेय है, दोनों बराबर हैं। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने शुरू में गलत माना है। वही चीज हमने लिखा है, यह तथ्य माने ये चीज हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना का परिणाम है। मतलब जब हमने शुरू में ही गलत मान लिया है, इसलिए यहाँ पर गलत तरीके से आ रहा है। इसी को ऐसे लिखा गया है कि यह तथ्य हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना का परिणाम है, क्योंकि हमने गलत माना है इसलिए गलत चीजें आ रही हैं। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे कि 5 + 2√3 एक अपरमेय संख्या है। और जब हमें पता चल गया कि ये अपरमेय संख्या है तो लास्ट में क्या लिखते हैं, इति सिद्धम। इति सिद्धम का मतलब क्या होता है, यही सिद्ध करना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे कोई भी सवाल होगा बस इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप सब देख डालिएगा, तभी आने वाला जो सवाल है वो आप कर पाएंगे।